Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th New NCERT of Social Science, Exploring Society, India and Beyond. इसका थीम डी गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी का वन चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे. ये इसका पार्ट 3 है. 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दोज वीडियोज एंड have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. चलिए पार्ट 3 में देखते हैं क्या दिया हुआ है. चैप्टर को पूरा फिनिश कर लेंगे इस पार्ट में. अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तो हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया. डेमोक्रेसी में भी कितनी सारी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव में भी 2 टाइप्स देखे, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री. अब और कौन कौन से टाइप्स हैं? सो इन प्रीवियस सेक्शन वी सॉ डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन टुडेज वर्ल्ड. आज के समय में ये बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, है ना. एंड दैट देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल. ये सब हमने पढ़ लिया. नाउ लुक एट अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अंडरस्टैंड देयर बेसिक स्ट्रक्चर. अब हम पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट को. तो जैसे मोनार्की, मोनार्की यानी वही मैंने अभी बताया, राजा का शासन जिसमें होगा, है ना. हेरिडिटरी, एक ही फैमिली से कोई ना कोई आगे बढ़ता चला जाएगा. एज वी सॉ इन चैप्टर्स ऑफ टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, जिसमें हमने महाजनपद के बारे में जाना था कि महाजनपद के हेड कौन होते थे? राजा, किंग, हु वर गाइडेड बाय सभा और समिति. उनको कौन गाइड करता था? सभा और समिति, जो कमिटी हुआ करती थी. एंड were expected to take decision and advice of these institutions seriously. ये जो राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे, ये सभा और समिति के डिसीजन को सीरियसली लिया करते थे और उनके डिसीजंस को माना जाता था. As empires were built and expanded across India, kings began to gain immense power. जैसे जैसे एम्पायर्स बढ़ने लगे, साम्राज्य बढ़ने लगा, राजा का जो एरिया है वो बढ़ने लगा कंट्रोल के अंदर, है ना. सो उसकी जो पावर है किंग की और ज्यादा बढ़ने लग गई. They relied on council of ministers and a network of officials to help them govern the empire. अब राजा खुद सारी चीजें संभाल नहीं सकते थे, तो उनके मिनिस्टर्स का ग्रुप हुआ करता था, बहुत सारा नेटवर्क हुआ करता था ऑफिसर्स का, जिसके थ्रू वो एम्पायर्स को गवर्न करते थे. सो इन मेनी केसेस द किंग ऑल्सो सॉट द एडवाइस ऑफ लर्न्ड स्कॉलर्स. बहुत सारे विद्वान होते थे, जैसे कि धर्म के मैटर पर, रिलीजन के मैटर पर अगर कोई बातचीत करनी है तो विद्वानों से राय लिया करते थे राजा लोग. ऑफ कोर्स देयर वर अदर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ किंग्स हु यूज देयर पावर टू सब्जुगेट पीपल. ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां पर राजा अपनी पावर को यूज करके लोगों को सब्जुगेट करते थे. सब्जुगेट मतलब क्या होता है? टू टेक कंट्रोल ऑफ पीपल और प्लेस बाय यूजिंग फोर्स एंड मेक द पीपल ओबे. लोगों पर अपनी पावर का यूज करके अपनी आज्ञा को मनवाने के लिए, है ना, उनके ऊपर फोर्स किया जाता था, तो उसे कहते हैं सब्जुगेट. किसी को अपने कंट्रोल में ले लेना, वश में ले लेना. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज in some parts of the world king had all the power. They made the laws, enforced them and also decide the punishment. सो हम देखते हैं कि दुनिया में कई पार्ट्स में राजा जो होता था उसके पास बहुत पावर होती थी. वही कानून बनाते थे, वही उनको पूरा कराते थे और क्या सजा देनी है वो भी वही डिसाइड करते थे. लेकिन कुछ केस ऐसे हैं, दे क्लेम टू हैव रिसीव्ड डिवाइन पावर फ्रॉम गॉड. ऐसा कहा जाता है कि उन्हें डिवाइन मतलब एक शक्ति जो होती है ईश्वर की, वो उनको मिली हुई है. हाउएवर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द पावर ऑफ राजा वाज नीदर एब्सोल्यूट नॉर बियॉन्ड क्वेश्चन. लेकिन इंडिया के कुछ पार्ट्स में ऐसा है कि राजा की जो शक्तियां हैं, राजा के जो पावर्स हैं, वो उसको क्वेश्चन किया जा सकता था, एब्सोल्यूट नहीं है. एब्सोल्यूट मतलब ऐसा नहीं कि उसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, जो वो कर दे वही सही है, नहीं, ऐसा नहीं है. The king was expected to make decisions while staying within the limits of राजधर्म. राजधर्म कुछ नियम कानून होते थे राजा के, उन धर्मों को मानते हुए राजा को वर्क करना होता था इंडिया के कई हिस्सों में. This means that ruling according to the dharma and ensure welfare of the people. अपनी भलाई के लिए खाली नहीं सोचना है, लोगों के लिए काम करना है, राजधर्म जो है उसको फॉलो करना है. This was an ideal that kings did not necessarily achieve. नाउ आगे दिया है इन द शांति पर्व ऑफ महाभारत व्हेन भीष्म द वाइज एल्डर ऑफ कुरु डायनेस्टी लाइज ऑन अ बेड ऑफ एरो अवेटेड हिज डेथ, ही टीचेस युधिष्ठिर द एल्डेस्ट पांडव एट ग्रेट लेंथ ऑन गुड गवर्नेंस, जस्टिस एंड द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ राजा. महाभारत में एक चैप्टर है जिसका नाम है शांति पर्व. उस चैप्टर में भीष्म पितामह जो थे, ये देख रहे हो एरोस के ऊपर जब उनकी डेथ होने वाली थी, उस पीरियड में जब वे
जब वो उस पे लेटे हुए थे, डेथ का समय था, उनका अंत समय था, उस समय वो युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़े थे, उनको एक ज्ञान की बात बताते हैं कि अच्छा राज्य कैसे संभाला जाता है, गुड गवर्नेंस कैसे किया जाता है, जस्टिस कैसे मतलब न्याय कैसे देना चाहिए, ये सब चीजें राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और राजा इज नॉट जस्ट अ रूलर, राजा सिर्फ एक राज्य करने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसे लोगों का वेलफेयर देखना है, वो उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि लोगों की उसको भलाई करनी है। ही मस्ट अप्लाई द लॉ विदाउट बायस टू इंश्योर फेयरनेस एंड इक्वालिटी। वो किसी एक के लिए बायस नहीं हो सकता है, उसे निष्पक्ष होकर और तब न्याय करना चाहिए। ही मस्ट नॉट गेट अटैच टू पावर और इट फॉस्टर्स ईगो और करप्शन। उसे करप्शन में, उसे कोई घमंड नहीं होना चाहिए, करप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उसे अपनी पावर का घमंड नहीं होना चाहिए। ही मस्ट सीक गाइडेंस फ्रॉम वाइज एडवाइजर्स टू इंश्योर जस्ट एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। वो जब भी कोई डिसीजन लेता है तो उसे एडवाइजर्स की मदद लेनी चाहिए, जो कि बुद्धिमान लोग हों, उनसे सलाह लेनी चाहिए, है ना। द राजा मस्ट अंडरस्टैंड दैट हिज अथॉरिटी इज टेम्पररी एंड बाउंड बाय धर्मा। राजा को पता होना चाहिए कि जो उसकी शक्तियां हैं, अथॉरिटी है उसके पास, वो टेम्पररी है, हमेशा के लिए नहीं है, और धर्मों में बंधी हुई है। ऐसा नहीं वो कुछ भी कर सकता है, बल्कि राजधर्म को उसको पालन करना। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर एक किताब है राज तरंगिनी, जिसमें कल्हन ने लिखी है। कश्मीर की हिस्ट्री लिखी हुई है इसमें, है ना, कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है 12th सेंचुरी सी में। एक राजा के बारे में बताया कि किंग चंद्रप्रदा जो थे वांटेड टू बिल्ड अ टेंपल टू हिज डेटी। वो अपने भगवान के लिए एक मंदिर बनाना चाहते थे, बट द हट ऑफ अ स्टबर्न कॉबलर स्टूड इन अ वे। एक मोची था, जूते का जो मेंडिंग करता है, उसका घर बीच में आ रहा था, है ना। व्हेन द बिल्डर्स कंप्लेन टू द किंग दैट ही डिड नॉट इवन अलाउ देम टू टेक मेजरमेंट, द किंग ब्लेम देम फॉर नॉट आस्किंग द कॉबलर्स परमिशन फर्स्ट। जब उसके लोगों ने, राजा के लोगों ने बताया कि हमें वहां मंदिर बनाना है, लेकिन वो जो कॉबलर है, जो मोची है, वो उनको वहां का नाप भी नहीं लेने दे रहा, वहां पर उसका घर आ रहा है। तो राजा ने ब्लेम किया उन लोगों को कि तुम्हें पहले उस मोची से परमिशन लेनी चाहिए थी। द किंग रिसीव्ड द कोबलर हु एक्सप्लेन दैट हिज humble hut was like a mother to him and as precious to him as the palace was to the king। तो जब मोची से बात हुई तो मोची ने राजा को बताया कि वो जो झोपड़ी है मोची की, वो उसे उतनी ही प्यारी है जितना कि राजा को उसका महल प्यारा है। और मोची ने बताया द misery people feel when their homes are forcibly taken away can be described only by a god who has fallen from his celestial car or by a king who has lost his kingdom। अगर कोई गरीब व्यक्ति, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति अपना घर एक फोर्स की वजह से, मतलब कोई उनको प्रेशर दे कि उनको घर छोड़ना है, तो ऐसा ही फील होता है कि मान लो कि कोई भगवान जो है वो अपने रथ से गिर गए हों, या किसी राजा ने अपना किंगडम, अपना राज्य खो दिया हो। Nevertheless, the cobbler expressed his readiness to let go of his hut if only the king would come and respectfully ask for his permission, which the king did, giving him adequate money as compensation। फिर भी मोची ने कहा कि वो अपनी झोपड़ी छोड़ देगा अगर राजा उससे आकर रिक्वेस्ट करे, न्याय प्रियता के साथ उससे मांग करे। तो राजा ने वैसा ही किया, बल्कि बदले में उन्हें कंपनसेशन भी दिया। कंपनसेशन मतलब जो उनका नुकसान हुआ उसके बदले में उनको हर्जाना पैसे भी दिए। फॉर दोज हु डिजायर हैप्पीनेस देयर शुड बी नो फॉल्स प्राइड। जो लोग खुशी चाहते हैं जीवन में, उन्हें घमंड नहीं होना चाहिए। कंक्लूड्स द टेक्स्ट, व्हाइल द कॉबलर praised the king's commitment to dharma even towards a lowly subject। और जो मोची था उसने राजा की प्रशंसा की कि इतने छोटे लोगों के लिए, जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल पीपल हैं, उनके लिए भी राजा ने अपने धर्म का पालन किया। ठीक है, तो इस तरीके से राजा के कर्तव्यों को यहाँ पर बताया गया है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, मोनार्कीज टुडे। सो अ मोनार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रूल्ड बाय अ मोनार्क। जो ऐसी गवर्नमेंट जिसमें राजा शासन करता हो, किंग या क्वींस, इन्हें हम मोनार्क कहते हैं। हु एक्सरसाइज देयर सोवरेन पावर, ये अपनी सोवरेन पावर को एक्सरसाइज करते हैं ऐसे देशों में। सो सोवरेन मतलब क्या होता है कि किसी भी कंट्रोल में वो नहीं है। सोवरेन इंडिकेट्स दैट सोर्स ऑफ पावर ऑफ अ कंट्री इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ये कोई कंट्री है, इसमें किंग है और क्वीन है, सो ये अपने खुद के बल पे कोई भी डिसीजन लेंगे, इनके ऊपर सोवरेन पावर है इनके साथ, मतलब कोई और बाहर की पावर यानी कंट्री इनके ऊपर शासन नहीं कर सकती है। सो किंग और क्वीन क्या है, सोवरेन पावर होल्ड करते हैं। सोवरेन यानी बाहर के किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का कोई असर नहीं होता। मोनार्कीज आर यूजुअली हेरिडिटरी, ये हेरिडिटरी होती है। हेरिडिटरी मतलब एक ही वंश के लोग आगे बढ़ेंगे। टिपिकली द एल्डेस्ट सन, जो सबसे बड़ा बेटा होता है, अधिकतर ऐसा होता है, वही अगला राजा बनता है ना, नेक्स्ट किंग बनता है।
यहाँ पे मोनार्क्स के बारे में दिया हुआ है, किंग और क्वींस हु इनहेरिट देयर पोजीशन फ्रॉम द फैमिली, यूजुअली पासिंग इट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट विद इन द रॉयल फैमिली। जो एक राज्य परिवार होता है, राजकीय परिवार होता है, उसमें जब कोई भी राजा या रानी अपनी फैमिली से वो पोजीशन होल्ड करते हैं कि इस जनरेशन में ये राजा था, अब इसकी बेटी या बेटा आगे चल के राजा बना, तो उसको हम कहते हैं मोनार्क्स। ठीक है। नाउ टुडे वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोनार्कीज। अभी आज के समय में, प्रेजेंट समय में हमें मोनार्की के दो फॉर्म देखने को मिलते हैं। पहला है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है? इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की द मोनार्क हैज कंप्लीट कंट्रोल इन मेकिंग द लॉज, ensuring that they are followed and adjudicating when they are not. So एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है कि राजा के पास पूरा कंट्रोल होता है, पूरी तरीके से राजा के अंदर सारी चीजें होती है कि लॉ कैसे बनाना है, उसको कैसे फॉलो करवाना है, और क्या क्या एक्शंस। एडजुकेटिंग मतलब जजिंग अ केस व्हेन देयर इज डिस्प्यूट। अगर कोई झगड़ा है, लड़ाई है, कोई किसी बात पे सहमत नहीं है तो क्या डिसीजन लेना है, वो सब राजा के पूरी तरीके से कंट्रोल में होता है। जैसे सऊदी अरेबिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। Here the king holds all the power and govern according to Islamic law. जो किंग है यहाँ पर सऊदी अरेबिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है, आप याद कर सकते हैं। राजा के पास ही सारी पावर है और वो कैसे गवर्न करते हैं, किस लॉ के हिसाब से? इस्लामिक लॉ। जो इस्लाम रिलीजन है, इस्लामिक लॉ के बेसिस पे वो राज्य करते हैं। However, he appoints a council that advises and assists him on governance. इसके पास काउंसिल तो होती है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें, इतना बड़ा कोई देश है तो उसको अकेले तो नहीं काम कर सकते ना, पावर सारी राजा के पास ही है, लेकिन वो अपनी मदद जरूर लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ठीक है। एडवाइसेस लेते हैं और असिस्ट भी किया जाता है इनके द्वारा, काउंसिल्स के द्वारा गवर्नेंस में। बट ही इज नॉट बाउंड बाय काउंसिल्स एडवाइस। काउंसिल ने कोई एडवाइस दी तो ऐसा नहीं है कि राजा को माननी ही माननी है, हाँ, वो उनसे सलाह जरूर ले सकते। अब दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल डिफरेंट काइंड ऑफ मोनार्की। ये डिफरेंट है थोड़ा। यूके, यूनाइटेड किंगडम या जो ब्रिटेन जिसके बारे में हम जानते हैं, इज ऑल्सो अ मोनार्की। यहाँ पर भी मोनार्की है। द हेड ऑफ स्टेट इज किंग और क्वीन। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पोजिशन है, उस कंट्री का हेड जो है वो राजा होता है या रानी होती है, बट ही और शी हैज ओनली नॉमिनल पावर। नॉमिनल को अगर आप एक शब्द में बोलना चाहो, नाम मात्र, सिर्फ नाम की ही पावर होती है ना, कि एक पोजीशन दी गई है, एक रुतबा दिया गया है उसको, लेकिन ऐसा कोई रियल पावर नहीं है उसके पास। रियल पावर किसके पास होती है? एग्जीक्यूटिव। और ये कौन एक्सरसाइज करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। सो लेजिस्लेटिव पावर इज एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट, और लॉ बनाने की जो पावर है वो किसके पास होती है? पार्लियामेंट की। सो ब्रिटेन में पार्लियामेंट भी है, वहां पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव भी है। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर है, और वहां पर नॉमिनल यानी नाम मात्र के राजा रानी भी हैं जो कि हेड ऑफ स्टेट होते हैं। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ इस पूरे का? दैट ऑल द लॉज आर मेड बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में तो इलेक्शंस के थ्रू मेंबर्स चुने गए होंगे ना, सो सारे लॉ ये पार्लियामेंट बनाती है जो कि इलेक्शंस के थ्रू चुने गए हैं। एंड एग्जीक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का हो गया है ना, और पूरा करने का प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि ये कौन है? एग्जीक्यूटिव है। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लॉ को पूरा कराते हैं। सो व्हाइल ब्रिटेन हैज अ किंग, इट रियली इज टुडे अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ब्रिटेन के पास किंग है, क्वीन है, लेकिन आज के समय में ये डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से हम कहते हैं। दिस काइंड ऑफ मोनार्की इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ पर डेमोक्रेसी भी है, लेकिन किंग भी है, क्वीन भी है ना, तो यहाँ पर क्या होता है? इस तरीके की मोनार्की को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं, कि यहाँ पर भी एक संविधान है, रूल है, जिसके थ्रू सारी चीजें मैनेज की जाती है। ऐसा नहीं कि राजा और रानी के पास पूरी तरीके की पावर है। अब हमने मोनार्की के बारे में देख लिया, अब हम पढ़ेंगे थियोक्रेसी क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अ थियोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर कंट्री इज रूल्ड बाय रिलीजियस रूल। जो रिलीजन, जो धर्म है वहां का, उसके जो रूल्स हैं और रिलीजियस लीडर्स जो हैं उनके द्वारा कंट्री चलाया जा रहा है। ठीक है। सो रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थियोक्रेसी में। जैसे ईरान whose full official name is Islamic Republic of Iran हैज अ यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम। ईरान जो है वहां पर उसका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यहाँ पर एक यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं, बोथ, दोनों तरीके के, अ थियोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कैसे? सो देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। इस्लाम जो रिलीजन है उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे इनका संविधान है। कंट्री का जो ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, उसके बेसिस पे इनका संविधान बना हुआ है। सुप्रीम लीडर जो है हु हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी
ओवर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वहाँ के जो लीडर हैं, है ना, सुप्रीम लीडर मतलब जो मेन लीडर हैं, उनके पास सारी अथॉरिटी है। अल्टीमेट मतलब पूरा जो अधिकार है लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का, इज सेलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ इस्लामिक क्लेरिक्स एंड हिज टर्म इज फॉर लाइफ। अब ये जो सुप्रीम लीडर है ये चुने जाते हैं, लेकिन लोगों के द्वारा नहीं, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इस्लामिक क्लरिक्स हैं जो इस्लाम को बिलीव करते हैं, एक तरीके से इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनके द्वारा इसको चुना जाता है और जब तक उसकी लाइफ रहती है तब तक वो लीडर रहता है। देयर आर ऑल्सो एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट भी होता है जो इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, एंड अ पार्लियामेंट ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ एवरीडे गवर्नेंस। रोजमर्रा की जो गवर्नेंस की व्यवस्था है उनको टेक केयर करने के लिए एक पार्लियामेंट भी होता है। द इंटेंट ऑफ रिपब्लिक इज टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इस्लामिक नॉर्म्स। सो इस्लामिक नॉर्म्स के हिसाब से वहां की जो चीजें हैं वो चलती हैं। अदर थियोक्रेसीज करेंटली इन एग्जिस्टेंस इंक्लूड अफगानिस्तान एंड वेटिकन सिटी। और जो दो जगह हैं जहां पर ये थियोक्रेसी वाला सिस्टम चलता है वो है अफगानिस्तान और वेटिकन सिटी। ओके, तो हमने देख लिया थियोक्रेसी के बारे में। अब आता है डिक्टेटरशिप, मतलब एक व्यक्ति आया पावर में, उसने अपना पूरा अधिकार जमा लिया, अब उसी के हिसाब से सब चीज चलती है। देखो यहाँ पर इमेज किसका है, हिटलर का, कितना ये फेमस है इन चीजों के लिए। तो अब जानते हैं, अ डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप पोजेस एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट जब वर्ड आ रहा है ना, तो इसका मतलब है इसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, पूरा का पूरा पावर एक पर्सन के पास या एक छोटे ग्रुप के पास आ जाए तो उसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। दे डू नॉट हैव एनी लिमिट्स, उनके पास कोई लिमिट्स नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई संविधान, कोई लॉ, कोई कानून वो लोग फॉलो नहीं करते। 20th सेंचुरी witnessed many examples of dictators। जो 20वीं शताब्दी है उसमें बहुत सारे डिक्टेटर्स आए who created extremely difficult circumstances for the people। उन्होंने लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट की। We will only see two of them here। जो दो व्यक्ति ऐसे थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो soon after Adolf Hitler was appointed Chancellor of Germany in 1933. He passed laws that gave him full power and eliminated the opposition। जैसे ही एडोल्फ हिटलर जो हैं वो चांसलर बना जर्मनी का 1933 में, उसने ऐसे नियम पास किए, ऐसे कानून बनाए जिसमें सारी पावर उसके पास आ गई। और जो विपक्ष की सरकार थी, जैसे गवर्नमेंट होती है ना, तो उसके दो पहलू होते हैं, एक होता है जो अभी पावर में है ना, और दूसरे होते हैं जिनके पास कम पावर अभी है लेकिन इनके विपक्ष में है, तो वो क्वेश्चन करते हैं इनको, है ना। जैसे अभी बीजेपी इंडिया में गवर्नमेंट फॉर्म की हुई है, अपोजिट में कौन है, कांग्रेस है, अदर गवर्नमेंट है, ये सारे क्या बोलते हैं, ऑपोजिशन। ऐसे ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर चेक्स रखते हैं कि गवर्नमेंट सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है ना। सो उसने क्या किया, एडोल्फ हिटलर ने क्या किया, उसने अपोजिशन को ही हटा दिया और ऐसे लॉ बना दिए जो सारा कंट्रोल, सारी पावर उसके पास आ गई। ही वॉज नाउ अ डिक्टेटर। अब उसको हम क्या कहेंगे, डिक्टेटर, तानाशाह, हिंदी में बोलते हैं तानाशाह। कन्विंस्ड ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ हिज पीपल, ही बिलीव द जर्मनी शुड रूल द वर्ल्ड एंड डोमिनेट इनफीरियर रेसेस। रेस क्या होता है बेटा, रेसेस मतलब जब हम भेदभाव करने लग जाए, रेस मतलब स्किन का कलर, स्किन टोन, ठीक है, उस बेसिस पे अगर हम भेदभाव कर रहे हैं तो उसने उस तरीके का एक की इंफीरियर रेस जो उनके जैसे नहीं है, हिटलर जिस कम्युनिटी से आता है उसके जैसे नहीं है, ऐसे लोगों को वो इंफीरियर रेसेस में काउंट करता है, जो उससे नीचे आते हैं। इंफीरियर मतलब निचले, ठीक है। और उसका मानना था कि वो इंफीरियर रेसेस के ऊपर जर्मनी में जो लोग हैं उनको डोमिनेट करना चाहिए। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग एटलीस्ट 6 मिलियन ज्यूज। दिस इज नोन एज हॉलोकास्ट। हॉलोकास्ट एक हम कह सकते हैं इवेंट है जो इसके समय में इसने किया, हिटलर के समय में, जिसमें 6 मिलियन ज्यू, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख, तो समझो 60 लाख ज्यूज जो हैं उनको मारा गया, किलिंग की गई। किस लिए, कि वो जो है इंफीरियर रेसेस के थे। एज वेल एज हंड्रेड्स एंड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रोम एंड अदर ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों की इसने हत्या करवाई जिसे हॉलोकास्ट कहा जाता है। इन फैक्ट ही वाज द कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ, जो 1939 से 1945 तक रहा, उसका कारण भी यही था, विच रिजल्टेड इन इमेंस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज इन मेनी कंट्रीज। जिस वॉर की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ पूरे वर्ल्ड में,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक तो हो गया हिटलर के बारे में हमने पढ़ा, दूसरा है इदी अमीन। ही वाज मिलिट्री डिक्टेटर्स इन युगांडा। युगांडा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, वहां का एक मिलिट्री डिक्टेटर है इदी अमीन। आप देख सकते हैं ही वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्सीलेस किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हजारों लोगों को इसने मरवाया। मैनी इंडियंस हुज एंसेस्टर्स हैड माइग्रेटेड टू युगांडा अ फ्यू जनरेशंस बिफोर वर फोर्स्ड टू फ्ली द कंट्री। जो वहां पर उस कंट्री में युगांडा में हमारे यहाँ के जो लोग माइग्रेट करके गए थे वहां पर काम के लिए या किसी और सिलसिले में, उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। नाउ अब यहाँ पे दिया हुआ है कैरिकेचर ऑफ इदी अमीन। कैरिकेचर होता है जब हम कार्टून ड्रॉ करते हैं ना, किसी व्यक्ति का कार्टून वे में उसका स्केच बनाए। अ ड्राइंग दैट मेक्स समवन लुक्स फनी और फुलिश बिकॉज सम पार्ट ऑफ द पर्सन्स अपीयरेंस इज एक्सेजरेटेड। जब हम किसी व्यक्ति का कार्टून स्वरूप में पिक्चर बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कैरिकेचर। तो वो दिया हुआ है। ओके, सो ये हमने पढ़ा डिक्टेटरशिप के बारे में। यहाँ दिया है डोंट मिस आउट रोम और रोमानी पीपल वर ओरिजिनली नोमैड्स। जो रोम के लोग थे वो नोमैड्स थे। नोमैड्स क्या होता है? जो यहाँ से वहां भटकते रहते हैं, जिनका एक जगह कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है ना, जिसे हम अपने इंडिया में बंजारे होते हैं वैसा। बेस्ड ऑन देयर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्कॉलर्स हैव डिटरमाइंड दैट दे ओरिजिनेटेड इन इंडिया। दे फर्स्ट सेटल इन पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप बट हैव नाउ माइग्रेटेड टू सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, वो कहते हैं कि इनका जो ओरिजिन है और रोमन जो नोमैड्स हैं उनका इंडिया में ही है। पहले वो इंडिया से माइग्रेट होकर ईस्टर्न यूरोप पार्ट में सेटल हुए, अब वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में सेटल डाउन हो गए। ओके, नाउ स्टोरी ऑफ शेन। यहाँ क्या दिया हुआ है, चलिए रीड करते हैं। स्टोरी ऑफ शेन क्या है ये? सो शेन लिव्स इन नॉर्थ कोरिया विच हैड अ सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स फॉर हिज एवरीडे लिविंग. ही इज करेंटली सर्विंग इन कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस इन विच ही इज एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द मिलिट्री टिल द टाइम गवर्नमेंट डिसाइड्स. देखो शेन जो है वो नॉर्थ कोरिया में रहता है, उसको कुछ रूल्स दिए गए हैं जो उसको एवरीडे लाइफ में फॉलो करना पड़ता है. उसे कंपल्सरी सर्विस देनी पड़ती है मिलिट्री की एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू सर्व इन मिलिट्री टिल द टाइम गवर्नमेंट डिसाइड. जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक उसको मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करनी है. देयर आर ऑल्सो रूल्स अबाउट हाउ हिज हेयर शुड बी कट एंड द क्लॉथ्स ही शुड वेयर. कैसे वो बाल कटवाएगा, कैसे कपड़े पहनेगा, वो सारे रूल्स डिसाइड होते हैं. ही कैन नॉट एक्सेस द ग्लोबल इंटरनेट एंड सो इज अनअवेयर ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड हिज ओन कंट्री. अब देखो, मान लो आप जहां से भी देख रहे हो वीडियो तो आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हो. वहां पर शेन को ये भी सुविधा नहीं है कि वो इंटरनेट चला सके या कोई वीडियोस देख सके. उसे पता ही नहीं है कि उसकी कंट्री के बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है. द गवर्नमेंट वॉचेस हिज एवरी एक्शन क्लोजली एंड ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट अबाउट एनीवन हु ट्राइज ब्रेकिंग एनी ऑफ द डिफाइंड रूल्स. अब पता है गवर्नमेंट उसके हर एक्शन पे, वो अगर एक कदम चल भी रहा है उस पर भी गवर्नमेंट की पूरी निगरानी होती है. वन डे ही मेट अ टूरिस्ट हु आस्क्ड हिम व्हाई डू ऑल ऑफ यू हैव द सेम हेयर कट हेयर. एक टूरिस्ट उससे मिलता है शेन से और पूछता है कि तुम सबके बाल एक जैसे क्यों कटे हुए हैं. तो उसके लिए शेन रिस्पॉन्ड करता है, वी ऑल वांट टू एक्सप्लोर न्यू स्टाइल्स बट द गवर्नमेंट डिसाइड्स द वे वी शुड कीप आवर हेयर. हम सब चाहते हैं हम अलग अलग स्टाइल से हेयर कट करवाएं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि हम एक तरीके से ही बाल कटा कर रखें. तो आप समझ सकते हो कि नॉर्थ कोरिया में किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, डिक्टेटरशिप होगी, इजंट इट. चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया है. नेक्स्ट है ओलिगार्की. ठीक, अब ये अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया. इसमें दिया है So the word oligarchy is of Greek origin. ये जो word है ग्रीक से आया हुआ है, where oligos means a few and archos means the rule or command. मतलब कुछ लोगों का, few, तो कुछ लोगों का शासन चले तो उसे हम बोलते हैं ओलिगार्की. इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर स्मॉल पावरफुल ग्रुप मेक ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस. यूजुअली दे आर वेल्दी फैमिलीज और इन्फ्लुएंशियल पीपल. मतलब उस कंट्री में जो पावरफुल व्यक्ति हैं वो लोग एक ग्रुप बना लेंगे और वही लोग सारे डिसीजंस लेंगे. इन सम प्लेसेस इन एंशिएंट ग्रीस एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज हुआ करती थी वो रूल करती थी एज अ ओलिगार्की. ठीक है. इन मॉडर्न टाइम्स पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैव ऑब्जर्व दैट इवन सम डेमोक्रेसी शो साइन ऑफ ओलिगार्की वेयर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियन एंड वेल्दी बिजनेस पीपल होल्ड टू मच इन्फ्लुएंस इन गवर्नेंस. आज के समय में भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स मतलब जहाँ की पॉलिटिक्स कैसी चल रही है उसके ऊपर टिप्पणी करने वाले जो लोग हैं, वो बताते हैं कि डेमोक्रेसीज में भी ये बहुत देखने को मिल रहा है कि कुछ पावरफुल लोग मिल जाते हैं और वही सारे डिसीजंस लेने लगते हैं ना. पॉलिटिकल कमेंटेटर कौन है? पीपल हु एनालाइज एंड शेयर देयर ओपिनियंस अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स, राइट.
नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि डेमोक्रेसी मैटर क्यों करती है, क्यों डेमोक्रेसी होनी चाहिए। सो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो अभी हमने देखे, थियोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, मोनार्की, इसमें डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है। सो जो दीज डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स shows us that democracy is not only the way in which countries are governed, but in most countries democracy is considered to be better form of government than others. ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक क्विक कंपैरिजन नीचे टेबल में दिया गया है, वो हमें करना है। कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक्स बिलो इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद येस और नो। इसमें येस और नो में हमें टेबल को फिल करना है। ओके, तो चलिए यहाँ हमें आगे टेबल में देख लेते हैं। सो इसमें देखिए कैसे करेंगे ये। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, डेमोक्रेसी में ये होता है कि सबको वोटिंग का राइट होता है। डिक्टेटरशिप में ये नहीं होता है। एब्सोल्यूट मोनार्की में ये नहीं होता है और ओलिगार्की में भी नहीं होता है। इक्वालिटी अमंग सिटीजन, सभी नागरिकों के बीच में समानता, यस डेमोक्रेसी में होता है, डिक्टेटरशिप में नहीं होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की में नहीं होता है, ओलिगार्की में भी नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी जो बात रखनी है उसकी आजादी, डेमोक्रेसी में होता है, बाकी सब में नहीं होता है, तो आप नो लिख लेंगे सब में। सेपरेशन ऑफ पावर, यस डेमोक्रेसी में होता है, बाकी सब नहीं होता है। वेलबींग एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स, यस डेमोक्रेसी में सबकी भलाई का सोचा जाता है, बाकी सब में नो ही आएगा, है ना। यहाँ पर यस है, ठीक, बाकी इधर सारे में नो नो है, तो यहाँ फिल कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अबव एंड हाउ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफाइंस द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स। इन द प्रीवियस टेबल वी कुड सी दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल चॉइस एंड राइट्स वरीज अक्रॉस द डिफरेंट फॉर्म्स, कि लोगों की चॉइस कितनी मैटर करती है, लोगों के जो राइट्स है कितने मैटर करते हैं। ये हमने देखा इस टेबल में कि सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में अलग अलग है। जो जेन्युइन डेमोक्रेसी है, पीपल कैन लीड देयर एवरीडे लाइफ इन द वे दे वांट, जैसे वो चाहते हैं लोग वैसे अपने जीवन को जी सकते हैं डेमोक्रेसी में। दे कैन चूज व्हाट टू स्पीक, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, क्या बिलीव, कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं, वो अपने एक्सप्रेशंस को कैसे रख सकते हैं, सारी चीजों की उनको छूट होती है। ऑल ऑफ दिस कैन बी डन इन डेमोक्रेसी, ये सारा डेमोक्रेसी में लोग रह सकते हैं, कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस इट हार्म्स समवन्स एल्स राइट। ऐसा नहीं डेमोक्रेसी में आप कुछ भी करो, कुछ भी बोलते रहो, जब तक आप दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, अपनी चीजें आप कर सकते हो। सो इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल चूज their government is accountable for protecting the rights of people। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम सरकार चुनते हैं, सरकार हमारे जो राइट्स होते हैं, लोगों की जो भलाई का काम होता है वो करती है और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखती है। और गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक नीड्स टू द सिटीजन। बेसिक नीड्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे हेल्थ केयर हो गया, है ना, ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं, हेल्थ केयर हो गया या एजुकेशन हो गया, है ना, पानी की व्यवस्था हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब गवर्नमेंट लोगों को देती है। इफ द गवर्नमेंट डज नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन प्रॉपरली पीपल कैन चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस। ये पहले भी बताया मैंने आपको, अगर गवर्नमेंट लोगों के हिसाब से काम नहीं करेगी तो अगले इलेक्शन में लोग उनको नहीं चुनेंगे। दिस इंश्योर्स दैट देयर इज अ कांस्टेंट चेक ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट डज। इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, उसके ऊपर एक कंट्रोल रहता है। कॉन्स्टेंटली जो लोग हैं वो इलेक्शंस के थ्रू चेक रखते हैं। दस द वैल्यूज एंड आइडियल्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी शुड फोकस ऑन वेलबींग ऑफ ऑल इट्स पीपल। इसीलिए डेमोक्रेसी में लोगों की भलाई को सबसे ऊपर रखा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो आर कंट्री, अब हमारे देश के बारे में दिया है, आर कंट्री इज अ डेमोक्रेसी, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है। यू कैन सी मेनी ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर लाइव्स एवरी डे। बहुत सारे जो फीचर्स है डेमोक्रेसी के हम रोज देखते हैं। इट इज देयरफॉर नो वंडर दैट मोर देन हाफ ऑफ द सेंचुरीज इन द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो डेमोक्रेसी बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए भी है क्योंकि वो अदर्स के कंपैरिजन में बेटर ऑप्शन है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड हाउएवर दैट इवन डेमोक्रेसीज हैव देयर प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसीज की भी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं। इश्यूज सच एज करप्शन, वेल्थ डिस्पैरिटी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डेमोक्रेसी में। करप्शन का, जिसके पास पावर आ गई वो करप्शन की तरफ मुड़ने लगते हैं, वो पैसे गलत तरीके से कमाने लगते हैं। वेल्थ डिस्पैरिटी, जिसके पास ज्यादा पैसा और ज्यादा कमाने लगता है, जो गरीब है वो गरीब रहने लगते हैं। एक्सेसिव कंट्रोल बाय अ फ्यू ओवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, कुछ पावरफुल लोगों का एक कंट्रोल हो जाता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे। इरोजन ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल्स एंड सेवरल मोर। जैसे जिसके पास पैसा है उसको न्याय भी जल्दी मिल जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो गलत हैं। कैन कॉज हर्डल्स इन अचीविंग द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से पूरी तरीके से जो अच्छी एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो
मिल पाना कठिन होता है, फिर भी हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स ही अच्छा होता है. व्हाट कैन वी डू एज इंडिविजुअल्स एंड एज अ सोसाइटी टू रिमेन विजिलेंट एंड मिनिमाइज दीज इश्यूज एंड हर्डल्स. हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि हम ऐसे काम ना करें जिससे कि डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचे. हमें ऐसे हिसाब से रहना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है उसको स्ट्रेंथ मिले और वो और अच्छे से फंक्शन कर सके. उसके सभी जो आइडियल्स हैं, आइडियल्स मतलब कैसी एक हम उम्मीद रखते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट होनी चाहिए, वैसा हम अचीव कर पाए. ओके, सो बहुत प्यारा चैप्टर था, हमने अच्छे से समझा. इसकी समरी एक दी गई है बुक की, वो देख लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन. गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्री को चलाने में. फिर हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव डिफरेंट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन कि हु डिसाइड कि गवर्नमेंट कौन है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट डू दे डू, हु और व्हाट इज द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर, किसके लिए काम कर रहे हैं, व्हाट वैल्यूज एंड आइडियल्स शुड द गवर्नमेंट फॉलो. ये सारे आंसर कहीं की भी गवर्नमेंट कैसी है वो गवर्नमेंट से पता चलता है. द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है पूरे वर्ल्ड में, इसके भी वेरिएशंस हैं इंक्लूडिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के भी दो टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव और उसका भी पार्लियामेंट्री टाइप. अदर टाइप्स में हमने देखा मोनार्की, थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एंड ओलिगार्की. डेमोक्रेसी मैटर्स बट देयर आर सीरियस चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी दैट सिटीजंस नीड टू रिमेन विजिलेंट अबाउट. बहुत सारी समस्याएं भी जुड़ी हैं डेमोक्रेसी से, जिसके लिए सिटीजंस को विजिलेंट रहना चाहिए, उन्हें जागरूकता होनी चाहिए. इसलिए तो ये बुक की समरी हो गई. अब हम बुक के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. कौन कौन से गवर्नमेंट के नाम देखिए? डेमोक्रेसी, मोनार्की, थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एंड ओलिगार्की. डेमोक्रेसी में डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव, एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट, मोनार्की में एब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव एंड why is that called that type. इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, उसको ऐसा क्यों कहा जाता है? सो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्योंकि पीपल जो है वो चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को रेगुलर इलेक्शन से. एंड एग्जीक्यूटिव है वहां पे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि अकाउंटेबल है, मतलब उन्हें आंसर करना पड़ता है लेजिस्लेचर को. ठीक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू रीड दैट independent judiciary is present in all types of democracy. State any three reason why you think it is important for judiciary to be independent. हमने देखा जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब जुडिशरी के काम में कोई हस्तक्षेप ना करे. तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे देखिए रीजंस मैंने दिए हैं कि सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम अच्छे से फॉलो करवा सके, प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. टू इंश्योर लॉज आर फॉलोड फेयरली, कोई लॉ कानून व्यवस्था सही से फॉलो की जाए लोगों के द्वारा. अगर नहीं हो रहा है तो जुडिशरी अच्छी होगी, तभी तो एक्शंस ले सकते हैं. टू कीप अ चेक ऑन मिसयूज ऑफ पावर बाय द अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं कोई पावर का मिसयूज ना करे, अगर करेंगे तो हम जुडिशरी का रास्ता अपना सकते हैं. तो इसीलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है. अगर गवर्नमेंट का जुडिशरी यानी न्याय व्यवस्था के ऊपर अगर कंट्रोल हो जाएगा तो अपने फेवर में एक्शन दिलवाने लगेंगे, है ना, डिसीजंस दिलवाने लगेंगे. तो इसीलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. नाउ डू यू थिंक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाई? हाँ, बिल्कुल सही होती है. क्यों होता है ऐसा? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं यस, बिकॉज इट इंश्योर्स इक्वलिटी, फ्रीडम एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको फ्रीडम मिलती है और इक्वालिटी मिलती है. इट ऑल्सो अलाउ सिटीजन टू चूज और चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव. ये अलाउ करते हैं कि सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज these are some practice in few different countries. Can you match the practice with the types of government? जैसे यहाँ पे एक तरफ कौन कौन सी प्रैक्टिस है वो दी गई है और कौन से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है प्रैक्टिस, वो हमें बताना है. ऑल सिटीजन जिनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है कानून की नजरों में, तो ये क्या होगा? ये होता है डेमोक्रेसी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सो द गवर्नमेंट रेफर्स टू द रिलीजियस लीडर फॉर ईच एंड एवरी डिसीजंस इट टेक्स. रिलीजियस, तो रिलीजियस हमने किस में देखा था? थियोक्रेसी में देखा था. ठीक. देन आफ्टर द क्वींस डेथ हर सन बिकेम द न्यू किंग. सो ये मोनार्की में होता है. देन द रूलर इज नॉट बाउंड टू फॉलो एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ही मेक ऑल डिसीजंस एज पर हिज चॉइस. जिसके पास पूरा कंट्रोल आ जाए तो क्या होता है? डिक्टेटरशिप. ठीक है. ऐसे में लिख देती हूँ, ए वाले फर्स्ट वाले का ये बी है, अगर इसको नाम दे दें ए बी सी और डी, तो फर्स्ट वाले का सॉरी बी नहीं है, सी है, डेमोक्रेसी. सेकेंड वाले का क्या है? डी है. थर्ड वाले का बी है और फोर्थ वाले का ए है. ठीक.
ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमें लिस्ट दी गई है कंट्रीज की, हमें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स बताने हैं। तो भूटान में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, फिल कर लीजिएगा आप। देन नेपाल में क्या है, सो फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। चैप्टर में नहीं दिया, ये हमें पता करके लिखना था। देन बांग्लादेश में क्या है, पार्लियामेंट्री, पेन टैब हैंग हो रहा है बेटा इसलिए राइटिंग सही नहीं है, आप लोग सही से लिखिएगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। साउथ अफ्रीका में पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, रिपब्लिक लिखना है, ठीक है। देन ब्राजील में क्या है, फेडरल, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, प्रेसिडेंशियल एंड रिपब्लिक, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर पॉसिबल हर्डल्स इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं इन अचीविंग इट्स वैल्यूज एंड आइडियल्स, हाउ कैन दे बी ओवरकम, कैसे इन जो हर्डल्स हैं, रुकावटें, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो हर्डल्स जैसे करप्शन हमने देखा, इनइक्वालिटी आ जाती है वेल्थ की, अमीर अमीर रह जाते, गरीब गरीब ही रहते हैं, वीक जुडिशरी होती है, कंट्रोल बाय पावरफुल ग्रुप, पावरफुल ग्रुप्स का इस पे कंट्रोल होता है। सॉल्यूशन क्या है, लोगों का पार्टिसिपेशन हो, मीडिया फ्री हो, मीडिया किसी के दबाव में ना हो, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हो कि जुडिशरी के ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों को सब पता हो, कुछ भी काम ऐसा छुपा हुआ ना हो। देन नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, एक्सप्लेन। डेमोक्रेसी जो है मोनार्की से अलग है और डिक्टेटरशिप से अलग है, ये कैसे हम बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, आगे दिया हुआ है। डेमोक्रेसी में पावर जो है वो लोगों के पास होती है और उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव में। मोनार्की में रॉयल फैमिलीज जो होती है वो इनहेरिट करती हैं। डिक्टेटरशिप में एक पर्सन या छोटा जो ग्रुप है उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है। सो डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करता है, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अनलाइक द अदर टू, ठीक। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 9। एक और पार्ट आएगा जिसमें हम इसके एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो देख लेंगे। जल्दी ही मैं अपलोड करूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।